गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिससे अभी हम लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वो है भयंकर गर्मी। कई शहरों का तापमान 50 से ऊपर चला गया। 47, 48, 39 तो कॉमन रहा। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस साल, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 200 से ज्यादा चुनाव कर्मियों की मृत्यु हुई है पिछले लोकसभा चुनाव में। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी गलती स्वीकार की है कि ऐसे मौसम में हमको चुनाव नहीं कराना चाहिए था। दोस्तों, मैं आज विषय इस वीडियो के माध्यम से मैं उन कारणों पर चर्चा करना चाहता हूं जिसकी वजह से भयंकर गर्मी पैदा हुई है और इसका क्या इलाज संभव है। क्योंकि इस गर्मी में कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। पशु पक्षी मर रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं सब लोग। हम लोग की हालत खराब है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। हर वीडियो किसी एक ज्वलंत समस्या पर केंद्रित होता है जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है और आपको चर्चा करने के लिए उत्प्रेरित करती है, अपने व्यवहार को एग्जामिन करने के लिए उत्प्रेरित करती है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली चीज, कुछ आपके सामने हार्ड फैक्ट रखूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि यह समस्या कितनी विकराल है। दूसरी चीज, मैं इसके कारण में जाऊंगा और फिर इसका इलाज आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको काम का लगे, उपयोगी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमको पैट्रोनाइज करिए, इसे लाइक करिए। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे इन विषयों पर चर्चा शुरू करूं, एक आपसे निवेदन है। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, किसी विषय पर हमसे चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक फ्री वेबिनार का और दूसरा सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। अगर उस विषय पे कोई वेबिनार शेड्यूल्ड है तो आप उसको रजिस्टर करा लीजिए अपने लिए, और अगर नहीं शेड्यूल्ड है तो सजेशन दे दीजिए, हम उसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे आपको। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसका पैसा नहीं है। दूसरी बात एक और है कि हम आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए न केवल वीडियो बनाते हैं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाते हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है। पैसे की उसमें कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक लिंक उपलब्ध है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको क्लिक करिए, समझिए और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक जन कल्याणकारी कार्य मैं कर रहा हूं, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। गरीब से गरीब को मैं सेवा दे रहा हूं, तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। तो अगर आपके पास कुछ खाली समय है 1-2 घंटे का, उसको हमको आप दान कर सकते हैं और हमारे एक्टिविटी पार्टनर बन सकते हैं आप। उसका भी लिंक उपलब्ध है, आप उसको क्लिक करिए और समझिए कि क्या स्कीम है, और हमको आप ज्वाइन करिए, हमारा सहयोग करिए, हमारे पार्टनर बनिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि ये भयंकर गर्मी का कारण क्या है, इसका क्या इलाज है, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, से पहले कि मैं फैक्ट्स की तरफ जाऊं, एक चीज आपसे बताना चाहूंगा कि गर्मी को बढ़ाने में एक तत्व बहुत ज्यादा उत्तरदायी है, वो है प्रदूषण। जो प्रदूषण है वो एक ऐसी चादर बना देता है पृथ्वी के चारों तरफ कि उसमें हीट ट्रैप हो जाती है और गैस चैम्बर जैसा फीलिंग देती है, पूरे टेम्परेचर को बढ़ा देता है प्रदूषण। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करूंगा कि इसके क्या कारण हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है ताकि हीट का जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है वो रिड्यूस हो। लेकिन आपको ये बता दूं कि हीट अपने आप में एक समस्या है। पेयजल की समस्या हो रही है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, हाइपरथर्मिया हो रही है, जिसकी वजह से 250 लोग मर गए इसी हीट स्ट्रोक की वजह से। उल्टी दस्त हो रही है, हीट स्ट्रोक लोगों को लग रहा है, बेचैन है लोग, तमाम पशु पक्षी मर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसके जड़ में जाना चाहता हूं, वो है प्रदूषण। अब प्रदूषण से कनेक्टेड मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको लगे कि इसकी क्या अहमियत है और हम कहां खड़े हैं इसको लेकर के। दोस्तों,
पूरे विश्व में 31 ऐसे शहर हैं जो सबसे पोल्यूटेड माने गए हैं। उसमें से 21 शहर केवल हिंदुस्तान में है। आप सोच लीजिए, आप जनसंख्या आपकी 16% है और 70% शहर आपके पोल्यूटेड है। पोल्यूशन का एक मानक होता है जिसको बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर किसी भी शहर का, कस्बे का AQI 50 से कम है तो वो बेस्ट है, सबके लिए स्वस्थ हवा है, हवा साफ मानी जाती है। उसके ऊपर कुछ लोगों के लिए खतरा बढ़ता चला जाता है, जो जितने बीमार होते हैं उतना खतरा बढ़ता है। और 300 का लेवल ऐसा है, उसके ऊपर अगर चला गया तो वो आपके लिए अलार्मिंग है, डेंजरस है, जानलेवा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 200-300 के बीच में जानलेवा नहीं, वो भी है, लेकिन एक्सट्रीम 300 से ऊपर और सबसे अच्छा 50 से नीचे। अब आइए हम कहां खड़े होते हैं। दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली का जो AQI है जाड़े में 300, 350, 400, 450, कभी कभी 500 पहुंच जाता है। और ये केवल दिल्ली में नहीं होता है, ये सारे नॉर्थ इंडिया के जो भी बेल्ट है, दिल्ली से लेके बंगाल तक, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, पटना हो, जो भी शहर हैं, किसी का भी AQI 300 से कम नहीं रहता है उस समय जाड़े के समय में। गर्मी में थोड़ा कम होता है। गर्मी में क्यों कम होता है? इस वजह से कि गर्मी में हवा की गति थोड़ी बढ़ जाती है, जो पोल्यूशन है थोड़ा फैल जाता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। जबकि जाड़े में वो डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि ट्रैप हो जाता है, ह्यूमिडिटी रहती है, सस्पेंसेस जो पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इस समय भी अगर आप देखेंगे तो नोएडा का जो AQI है 275 के आसपास है, 183 दिल्ली का है, 177 लखनऊ का है। तो 150, 200 कोई आम बात है इस समय भी, गर्मी के समय में भी, जो भी काफी खतरनाक है। 300 का इंतजार नहीं करना चाहिए हमको, ये भी खतरनाक लेवल है। अगर आप 50 से कम की बात करें, आप कुल्लू मनाली चले जाइए तो वहां 20, 21, 30 आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी हवा है, वहां की लोग जाते हैं हवा खाने। टोक्यो एक ऐसा शहर है जिसका एक 50 के करीब है, क्योंकि एक्सेलेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहां का, इस वजह से वो कंट्रोल में है। दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि पोल्यूशन की वजह से इतनी जबरदस्त बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, जैसे भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं जो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है, वो जो पार्टिकल्स है वो आपके लंग्स में चले जाते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते और वो कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। लोगों का जो एज जो है, लॉन्गेविटी अफेक्ट हो रही है, 4 से 5 साल उनकी एज कम हो जाती है जो ऐसे शहरों में रह रहे हैं। मैं दिल्ली में पोस्टेड था, हालत ये हो रही थी कि रेल मंत्रालय से घर जाने में हुडको प्लेस हमको 1 घंटा लग जाता था, बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑन द ट्रैफिक। पोल्यूशन इतना भयंकर था, आंखें जलने लगती थी। ये सारे के सारे शहर पूरी तरह नरक बन चुके हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे कोई भी शहर हो, वहां रहना मुश्किल है लोगों का, मजबूरी में लोग रह रहे हैं। दोस्तों पोल्यूशन जो है एक ऐसी भयंकर चीज है जो ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट कर रही है, बढ़ा रही है। अब सवाल है कि इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है, पहली चीज पार्टिकुलेट पोल्यूशन, जो हवा में कण झूल है, धूल हो चाहे कोई भी हो। इसलिए इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट पैदा करते हैं, इसलिए पोल्यूशन में इंडस्ट्रियल सोर्सेज का शेयर 51% है, आधे से ज्यादा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोल्यूटेंट है वो है वेहिकुलर पोल्यूशन। ट्रैफिक से जो पोल्यूशन पैदा होता है, रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं, उसका जो शेयर है 27% है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1/3 है। तीसरे नंबर पे जो क्रॉप बर्निंग होती है उसकी वजह से 17% है, अन्य सोर्सेज 5% है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल दूसरे नंबर पे जो पोल्यूशन है उसकी चर्चा करूंगा, दैट इज कॉल्ड वेहिकुलर पोल्यूशन। उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, क्यों वो पैदा हो रहा है, क्या पॉलिसी डिफेक्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के वर्किंग में या हमारे अपने बिहेवियर में जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है। वैसे तो ढेर सारे, काफी समय लग जाएगा, हम सारे रीजन कवर करेंगे, तो आज मैं फोकस कर रहा हूं केवल एक सब्जेक्ट पे, वो है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। दोस्तों ट्रांसपोर्ट एक अवॉइडेबल एक्टिविटी है,
हमको जो भी प्लानिंग करनी चाहिए जीरो ट्रांसपोर्ट की करनी चाहिए। एक वेस्टेज है, ट्रांसपोर्ट इज ए वेस्टेज। दोस्तों आज स्थिति यह है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के मीन्स की बात करें, देश में कितने मोड हैं उसके, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मोड और सबसे प्रोमिनेंट मोड है रोड ट्रांसपोर्ट। आज हमारे देश में 63 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं, रोज 35 किलोमीटर सड़क बन रही है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में पास हुआ पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन उनको गति मिली 1998 में आकर के, जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तब से जो सड़क 2 लेन की थी उसको 4 लेन किया गया, 4 लेन को 6 लेन किया जा रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। और आप सोच लीजिए कि हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसको हमको भोजन की व्यवस्था करनी है। कृषि योग्य जो जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है, वो सड़कें खा रही हैं, सड़कें फैलती चली जा रही हैं, और सड़कों को फैलाने के लिए पेड़ कट रहे हैं, तो हरियाली खत्म हो रही है हमारी, और उस गति से पेड़ नहीं लग रहे हैं जैसे जिस गति से वो कट रहे हैं। और जो क्वालिटी पेड़ की है वो खराब है, जो लगाए जा रहे हैं, जो पहले थे वो बहुत अच्छे थे, वो मेजर प्लांट थे, अभी माइनर लगाए जा रहे हैं। आज आपको ये जानना जरूरी है आपके लिए कि हमारे देश में 7 करोड़ 4 व्हीलर हैं और 21 करोड़ 2 व्हीलर हैं। 7 करोड़ जो वाहन हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं। कोई भी शहर आप ले लीजिए, जबरदस्त कंजेशन है, जबरदस्त पोल्यूशन है, जबरदस्त नॉइज पोल्यूशन है, सारी चीजें वेहिकुलर ट्रैफिक से पैदा हो रही है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है रेलवे। रेलवे सबसे पहले 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई, और पहला जो ट्रैक बना बोरीबंदर से लेके थाने तक बना 32 किलोमीटर का। तब से रेलवे बनी, और रेलवे उन्होंने बनाया अपने फायदे के लिए। रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट लाते थे। डिफेंस का मूवमेंट था आर्मी का, इसके लिए उन्होंने रेलवे बनाया। खैर जो भी रीजन रहा हो, रेलवे बनी। आज की डेट में रेलवे का जो साइज है करीब 65,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारा रूट किलोमीटर है, और 1 लाख किलोमीटर के करीब ट्रैक किलोमीटर है, और काफी ट्रैफिक हम मूव कराते हैं। और रेलवे के बारे में मैं बता दूं कि ये 6 टाइम मोर एनर्जी इफिशियंट मोड है रोड की तुलना में। 4 गुना ज्यादा इफिशियंट है लैंड यूज में, 6 गुना ज्यादा इफिशियंट है कंस्ट्रक्शन कास्ट में, सिमिलर ट्रैफिक के लिए। लेकिन रेलवे को तवज्जो नहीं दी जा रही है जो रोड को दी जा रही है। आज स्थिति है कि लाखों लाख करोड़ रुपया रोड पे लग रहा है, और गाड़ियां बढ़ती चली जा रही, जैसी गाड़ी बढ़ रही है उसी सड़क बढ़ रही है, कोई उसका अंत नहीं है। द्रौपदी की चीर जैसी थी वैसे बढ़ रही है सड़क, और कृषि योग्य जमीन खा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों का यील्ड भी खत्म हो रहा है, और उधर कृषि योग्य जमीन भी खत्म हो रही है। अब सवाल है हम खाएंगे क्या? पूरे देश में सड़क बन जाएगी। जो अमेरिका है उसमें 65 लाख किलोमीटर रोड है, हमारे 63 है। अमेरिका हमसे 5 गुना ज्यादा है, तो उससे हमारी क्या तुलना है? तीसरा जो मोड है वो है एयरवेज। करीब 487 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। डोमेस्टिक ट्रैफिक काफी बढ़ा है, इंटरनेशनल ट्रैफिक बढ़ा है, उसकी बात मैं नहीं करना चाह रहा हूं, बहुत छोटा सा एक सेक्टर है। अगला जो हमारा ट्रांसपोर्ट मोड है वो वाटरवेज है। करीब 111 हमारे नेशनल वाटरवेज हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं, वो अच्छा मोड है, उसको भी डेवलप करना चाहिए। और अंत में पाइपलाइंस है जिससे पेट्रोल प्रोडक्ट हम लेके जाते हैं। दोस्तों मैं बात ये करना चाहूंगा कि ये पोल्यूशन जो हो रहा है इसका इलाज क्या है जो व्हीकल को देता है। दोस्तों इसका एक ही कारण है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज किया गया है, उस पर जरूरी इन्वेस्टमेंट सरकार ने नहीं किया है। जो नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है या अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, उसका केवल एक फोकस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होता रहे, जीडीपी बढ़ता रहे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी खूब तेजी से बढ़े, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़े, कनेक्टिविटी मिले, स्पीड से रॉ मटेरियल जाए, फिनिश प्रोडक्ट जाए, बिके यहां से वहां। बॉम्बे में चीज बनेगी और आकर के उत्तराखंड में बेची जाए और ट्रेवल करके आए इतने किलोमीटर। तो सरकार की जो पॉलिसी है
इकोनॉमिक सेंटर्ड है, न कि ह्यूमन लाइफ सेंटर्ड है। हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको केवल पैसा पैसा पैसा, ये उसके फोकस में है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की। इसलिए जहां की बेतहाशा पैसा सड़कों पे खर्च किया जा रहा है, फ्लाईओवर पे खर्च किया जा रहा है, वो पैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं खर्च किया जा रहा है, बसों पे नहीं किया जा रहा है, ट्रेन पे नहीं किया जा रहा है। आज रेलवे हमने बोला कि सबसे एफिशिएंट सिस्टम है, आज जाइए रिजर्वेशन नहीं पाएंगे आप, वेटिंग है। क्यों है? किसी दुकान में आप गए हैं जहां दुकानदार कहे कि आपके पास, हमारे पास सामान नहीं है, भागे यहां से। रेलवे भगाती है, कहती पैसा नहीं, जाइए, सीट नहीं है हमारे पास, वेटिंग में आप। लोग मजबूर हैं बस से जाने के लिए, लंबे लंबे दूरी। लोग रात को लखनऊ से दिल्ली जाते हैं बस से, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? एक ट्रक के लिए क्या जरूरी है कि वो दिल्ली से सामान उठाए और चेन्नई जाए? क्यों नहीं ट्रेन ले जा सकती? तो दोस्तों, हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट के बोर्ड में, वो स्क्यूड है, अनथॉटफुल है, मूर्खतापूर्ण है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह है कि चूंकि सरकार उसको इंकरेज नहीं कर रही है, तो हम अपनी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट कार यूज करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमारे पास रिलायबल सोर्स अवेलेबल नहीं है। जिसकी वजह से हो यह रहा है कि हर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर कम हो रहा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का शेयर बढ़ रहा है। आप दिल्ली को ले लीजिए, कभी उसका शेयर 52% हुआ करता था, आज 28% है। मुंबई में कभी करीब 89% था, अभी कम होकर के वो हो गया 67%। अहमदाबाद में 30% था, 20% हो गया। चेन्नई में लोग रेल यूज करते थे करीब 20%, 12%, अभी 5% कर रहे हैं। हैदराबाद में कभी 64% लोग करते थे, अभी 34% कर रहे हैं। केवल अपवाद है भुवनेश्वर, बेंगलोर और पटना। भुवनेश्वर को मैं स्पेशल रूप से आपसे बताना चाहूंगा, वहां मो बस सर्विस और मो ई राइड चालू की गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, जिसकी वजह से उसमें काफी शेयर उधर शिफ्ट हुआ है लोगों का। अगर आप प्राइवेट वाहनों की बात करेंगे, हर जगह बेतहाशा बढ़े हैं, हर शहर में बढ़े हैं। मुंबई में 13% थे, अभी बढ़ के वो हो गए 27%। चंडीगढ़ में 90% लोग अपने गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हैदराबाद में भी यही हाल है। तो सार्वजनिक परिवहन को सरकार ने निगलेक्ट किया है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से लोग अपना ट्रांसपोर्ट पे चलने के लिए बाध्य हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं। दोस्तों, मेरा बेटा दिल्ली में पोस्टेड है और मैं कभी कभी जाता हूँ, बसंत कुंज एरिया है साउथ दिल्ली का। वहां पार्किंग को लेकर जबरदस्त प्रॉब्लम है, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, तमाम तरह के बवाल होते हैं वहां पे। कारण है कि वो कॉलोनी कभी स्कूटर के लिए बनाई गई थी, वो किसी परिवार के पास एक ही स्कूटर था, 4-4 गाड़ियां लोग रख लिए हैं, कहां खड़ी होगी? इतना बड़ा प्रॉब्लम है। सवाल यह है कि इसका क्या सलूशन है। हमने आपसे चर्चा तो कर ली। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम एक इंटीग्रेटेड रोबस्ट इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं डेवलप करेंगे, सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज आपको यह करना पड़ेगा कि जो लैंड यूज पॉलिसी है वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। आज मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान करना चाहता है, तो रेजिडेंशियल एरिया में क्यों नहीं कर सकता? कोई ऐसा काम कर रहा है जो पॉल्यूशन नहीं पैदा कर रहा है, कोई तो गंदगी नहीं है, तो क्यों नहीं कर सकता? लेकिन आज जोनल सिस्टम बनाया गया कि कमर्शियल है तो कमर्शियल सेक्टर में जाइए, रेजिडेंशियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। भाई, अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो बात समझ में आती है, आप उसको अलग कर दीजिए, प्रॉपर ग्रीन लैंड का हेजिंग करिए, उस पार कर दीजिए, वहां के लिए फीडर सर्विस चालू कर दीजिए। लेकिन नहीं, आज लोगों को जबरदस्ती शॉपिंग के लिए भी 10 किलोमीटर जाने की मजबूरी है। इंडस्ट्रियल तो छोड़ दीजिए आप। तो अगर हम जीरो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत शहर का डेवलपमेंट करें तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप ऊपर के 3-4 फ्लोर में ऑफिशियल कर दीजिए, ऑफिशियल बना दीजिए, बीच में आप जो है रेजिडेंशियल कर दीजिए और सबसे नीचे कमर्शियल कर दीजिए। हम हांगकांग गए थे, हमारा बेटा था वहां पे, नीचे मॉल था, ऊपर रेजिडेंशियल थे, नीचे जाकर शॉपिंग की, लिफ्ट से ऊपर आ गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आने की जरूरत नहीं।
जबरदस्ती क्यों ट्रेवल कराते हो लोगों को अपने गलत पॉलिसी की वजह से? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी सड़कें उपलब्ध हैं उस पर पहला हक पैदल वालों का है, उसके बाद किसी का हक होता है। टैक्स सब लोग दे रहे हैं, सबका हक है उसके ऊपर। तो पहले आप पैदल चलने वाले के लिए पाथवे अलग करो, और उसमें कोई न रेडी वाला बैठेगा, ना खुमचे वाला बैठेगा, ना कोई साइकिल वाला जाएगा, ना कोई और कोई जाएगा। मैं मैनचेस्टर गया था, देखा कि वहां जो पाथवे बने हुए हैं वॉकिंग के, बिल्कुल क्लीन और चौड़े चौड़े, जितनी चौड़ी सड़क एक लेन उतना चौड़ा प्लेटफॉर्म दोनों तरफ, और 1 फीट ऊंचा ताकि गाड़ी न चढ़े उस पर, आप आराम से चल सकते हैं। जगह जगह क्रॉसिंग दी गई है। हमारे यहाँ फुटपाथ पे चलिएगा आप एक्सीडेंट कर लोगे, सब लोग घेर रखे हैं। जितने खोमचे वाले हैं, पटरी वाले हैं, उनको आप बेंडिंग जोन बनाइए, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट करिए अलग से ले जा करके, ना कि सड़क पे रहने दीजिए उनको। और एक अच्छी तरह से करेंगे आप, इकोनॉमिक तरीके लोग जाएंगे। दोस्तों, दूसरा हक साइकिल वालों का है, इसलिए हर सड़क को बैरिकेड करके साइकिल ट्रैक बनाइए। उस साइकिल ट्रैक में कोई भी अन्य आदमी नहीं जाएगा, ना पैदल वाला जाएगा, ना कोई गाड़ी वाला जाएगा, ना स्कूटर वाला जाएगा। डेडिकेटेड होना चाहिए, उसका आप दीजिए। साइकिल ट्रैक तमाम बनाए गए, यूपी में मैंने देखा, गोरखपुर में था तो, लेकिन वो फालतू का पैसा का खराबी की गई। बीच में पेड़ खड़ा है और दोनों तरफ ट्रैक बना के छोड़ दिया उसको, कैसे आ गया? तो केवल खानापुरी गई, करोड़ों रुपए का वेस्टेज किया गया साइकिल ट्रैक के नाम पर। तो मेरा मकसद वो नहीं है, उस तरह का ट्रैक नहीं चाहिए। उसके बाद जो सड़क बचे उसमें आप वेहिकुलर ट्रैफिक दीजिए, स्कूटर का अलग, उसका अलग। जब तक हम ये सड़कों का जोनिंग नहीं करेंगे, लोगों को अलग अलग स्पेस नहीं देंगे, तब तक ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चलेगा। दूसरी बात आपको करनी है कि आप अगर 2 किलोमीटर तक आपको जाना है तो आप पैदल ही जाओगे, ये निश्चित कर लो। हेल्थ सही रहेगी और आपको पोल्यूशन लेस होगा। उसके आगे 3-4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर साइकिल से जाइए। उसके आगे जाना है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो अपनी गाड़ी लेके जाओ, स्कूटर लेके, जो मर्जी जाओ। जहां तक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सवाल है, 100 किलोमीटर से अगर ऊपर जाना है तो ट्रेन से जाइए, 100 से नीचे जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए। फीडर सर्विस जो भी होनी चाहिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होना चाहिए, और ये रिलायबल होना चाहिए। जो समय फिक्स है उस पर बस आनी चाहिए, चाहे बस भरे चाहे बस खाली हो, लेकिन समय पे आए, समय पे जाए, समय से पहुंचाए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, लो बेस होनी चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए, और प्राइस उसका एक रीजनेबल होना चाहिए, भले घाटा हो। सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है तो उस पर क्यों नहीं दे सकती? तो दोस्तों, अगर हम 2 चीजें कर लेते हैं, एक इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सरकार डेवलप करे, उस पर इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट के नाम पे मेरे को याद आया कि हम आज की डेट में अपने पूरे जीडीपी का 1.3% केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं, जबकि चाइना हमारा जो पड़ोसी है वो 5.5% अपने जीडीपी का खर्च करता है। उसका जीडीपी हमसे 5 गुना बड़ा है, यानी 25% वो खर्च करता है। अगर हम अपना जीडीपी को लें तो 1/4 खर्च करता है, और हम कितना कर रहे हैं? 1.3%। तो सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बुरी तरह निगलेक्ट कर रखा है, जिसके कारण ये पोल्यूशन हो रहा है, और इस पोल्यूशन की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, और हीट वेव आ रही है, हीट ट्रैप हो रही है, और इसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। तो सरकार को हम इसलिए नहीं वोट देते हैं कि हमको लाइन कैंसर आप फैलाइए, और हमारा अपना व्यवहार भी इस मामले में थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम क्यों ऐसा काम करते हैं जिस वजह से हमको खुद बीमारी पैदा हो, कैंसर के हम मरीज हो? अगर आप अपने व्यवहार में चेंज नहीं लाओगे तो जो भी आपको परेशानी, जिम्मेदारी आपकी अपनी है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो एक्सेसिव हीट हुई है, जो भयंकर गर्मी हुई है, यह पोल्यूशन की वजह से हुई है। और पोल्यूशन पे अगर कंट्रोल करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, और आंख बंद करके बढ़ावा नहीं देना है। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, फालतू ही सड़कें नहीं बनेगी, लोगों की जमीन पे फालतू का कब्जा नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा सड़क के नाम पर, लोकहित के नाम पे। ये लोकहित नहीं है, प्राइवेट व्हीकल के लिए सड़क बनाना लोकहित नहीं है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट है। हमको वो काम नहीं करना चाहिए जो हेल्थ हजार पैदा हो।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका गलत है, तो इसमें सुधार की जरूरत है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से भयंकर गर्मी से हमको राहत मिलेगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा, लेकिन इसके पहले कि मैं विदा लूं, आपसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, ताकि आपके अंदर बेहतर इंफॉर्मेशन जाए, आप वेल इन्फॉर्म्ड हो, आपकी पर्सनालिटी बेटर हो, स्ट्रांग हो। कूड़ा करकट मत भरिए सुबह से उठ के शाम तक, फालतू के इंफॉर्मेशन से सारे न्यूज़पेपर भरे रहते हैं, टेलीविजन सीरियल तमाम आते हैं, फिल्में आ रही हैं, नेगेटिविटी फैला रही है, दूर रहिए उनसे, कोई जरूरत नहीं देखने की। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियो देखिए, यूट्यूब पर तमाम सामग्री उपलब्ध है आपके लिए, आप देखिए, समय बर्बाद मत करिए, अपना काम फोकस में लगाइए, फोकस करिए काम पे अपने। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए विदा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके काम का है, इसको शेयर करिए, दोस्तों के साथ फैलाइए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।